नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राम राम। मैं हूँ आपके होस्ट जोशी रेड्डी और आप सबकी स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस होस्ट जोशी के साथ। हम इस प्रोग्राम को ला रहे हैं ट्रेडिशनल अनसीडेड टेरिटोरीज ऑफ क्वांटलैंड, सिल्वरटूथ, कैटसी और स्क्वामिश नेशन पे। रमज़ान मुबारक हो हमारे जितने भी मुस्लिम भाई और बहनों को हमारे ओर से एंड फीजी इन फोकस की टीम की ओर से रमज़ान मुबारक। ये होली मंथ already started on March the 12th and goes on until April 11th or 12th. Happy month of Ramadan to you all. Happy Holi to you all from our family at Fiji in Focus. Month of March को Fraud Awareness Month के नाम से जाने जाता है। Last year, seniors lost close to $500,000 due to fraudsters. Remember, these are only the reported cases that police have numbers of 4. Fraudsters are getting very smart, so we have to become smarter as well. If it's an unknown number and you don't recognize the voice or person on the other end, just hang up and get their number and tell them that you are busy. You will call them back. Don't become a victim of scammers or fraudsters. अब आपको ले चलते हैं अपने स्पॉन्सर के ओर। क्या आप अपना ड्रीम होम खरीदना चाहते हो या अपने घर से पैसे निकालकर अपने किचन या अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हो, लेकिन बैंक्स ने आपको मना कर दिया है? आप मुझे कॉल कर सकते हैं, यानी विक प्रसाद को। मैं एक इंडिपेंडेंट मॉर्गेज ब्रोकर हूं जो कई बैंक्स और क्रेडिट यूनियंस और प्राइवेट लेंडर्स के साथ काम करता हूं। For more information, please call Vic Prasad at 604-306-6647. Vic Prasad is one of the top brokers of Invis Craft Mortgages and is also a member of the Canadian Mortgage Brokers Association of BC. Bollywood Banquet Hall and Conference Center, located at Pyle Business Center at 201-8166 128th Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated 2 halls to serve you, up to 1,000 guest capacity, top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604-598-2700 for your events. अब हमारे साथ आगे है विक प्रसाद जी जो पूरे हफ्ते के फीजी न्यूज़ को लेके आए हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं। विक प्रसाद जी, आपके स्वागत है। नमस्कार, फीजी इन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैनकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। फीजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। गन्ना किसानों के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि फिजी शुगर कॉर्पोरेशन बोर्ड ने 2023 सीज़न का फसल के गन्ने के लिए $23.14 पर टन के तीसरे पेमेंट की घोषणा की है। एफएससी चेयर नित्या रेड्डी का कहना है कि बोर्ड अगले बुधवार से पहले पेमेंट करने पर सहमत हो गया है। रेड्डी का कहना है कि पेमेंट मास्टर अवार्ड के प्रोविज़न के अनुसार और फरवरी 2024 के सेल के पर आधारित है। एफएससी चेयर का कहना है कि इस पेमेंट के माध्यम से वे इकोनॉमी में लगभग $37.33 मिलियन इंजेक्ट करेंगे। जिस व्यक्ति पर शुक्रवार को कनिंगम में कथित तौर पर हमला किया गया था उसकी मृत्यु हो गई है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑपरेशंस लिवाई ड्रू का कहना है कि 68 वर्षीय व्यक्ति अपने बेटे के साथ कनिंगम स्टेज 4 पर बस का इंतजार कर रहा था जब नशे में धुत संदिग्ध ने दोनों का सामना किया और जिसके परिणाम स्वरूप उनके बीच में नोकझोंक हुई। उनका कहना है कि संदिग्ध ने कथित तौर पर पीड़ित को मुक्का मारा जिससे वो सड़क पर बेहोश हो गया। पीड़ित को तमुआ हेल्थ सेंटर जाया गया जहां दुर्भाग्यवश उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस जनता से जिम्मेदारी से शराब पीने की आग्रह कर रही है। ईस्टर्न डिवीजन में एक 28 वर्षीय व्यक्ति पर जब मेडिकल जांच के लिए वाइम्बोकासी अस्पताल ले जाया जा रहा था उस पर पुलिस वाहन के पिछले शीशे को क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया गया है। घटना के दौरान संदिग्ध नशे में था। फोमा सोडेल्पा एमपी निको नवाइकुला ने फिजी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के पूर्व सीईओ रिया सैयद क़य्यूम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। या एफबीसी के सीईओ के रूप में सैयद क़य्यूम के कार्यकाल के दौरान लगे आरोपों में संबंध है।
फाइकेक पुष्टि करता है कि 15 मार्च 2024 को नवाईकुला द्वारा दर्ज की गई शिकायत प्राप्त की गई है। इसमें कहा गया है कि फाइकेक के पास शिकायतों से निपटने का एक प्रक्रिया है, इसलिए यह शिकायत फाइकेक को मिलने वाली अन्य शिकायतों की तरह ही उचित प्रक्रिया का पालन करेगी। एक अलग शिकायत के लिए कुछ सप्ताह पहले फाइकेक द्वारा सैयद कयूम का इंटरव्यू लिया गया था। श्रेया चंद अपने पति अमित कुमार का शव मंगलवार सुबह सावुसावु में वैशाली हिल पर चोटों के निशान के साथ पाए जाने के बाद न्याय की गुहार कर रही है। चंद कहती है कि उन्होंने आखिरी बार टैक्सी ड्राइवर कुमार को सोमवार रात को देखा था और वो काम के लिए लंबा सा जा रहा था। वो कहती है कि उनसे शाम लगभग 5 बजे कहा था कि वो उससे घर की चाबियां ले ले क्योंकि वो अभी भी काम पर थी, लेकिन जब उसने बाद में उन्हें फ़ोन किया तब उसने फ़ोन का जवाब नहीं दिया। चंद का कहना है कि उन्होंने मंगलवार तड़के 2:30 AM तक उन्हें कॉल किया या कॉल करने की कोशिश किया और फ़ोन बजता रहा, लेकिन या एंगेज या फिर बजता ही रहा। वो कहती है कि उनकी शादी पिछले साल अप्रैल में हुई थी और उनकी कोई संतान नहीं है। डिविजनल पुलिस कमांडर नॉर्दर्न SSP कमियली बलाइंड्रोका का कहना है कि जांच करने के लिए एक टीम बनाई गई है और शुक्रवार सुबह फिर से घटनास्थल पर जाएंगे। पुलिस ने अभी तक मौत को क्लेसिफाई नहीं किया है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। एक आई विटनेस ने बताया है कि उसने पहाड़ पर शव की ओर खून का एक निशान देखा था और उनका यह भी कहना है कि शरीर पर स्पष्ट घाव थे। पुलिस ने पहले पुष्टि की थी कि कुमार अपनी टैक्सी चलाने के बाद सोमवार रात पर लौटने पर विफल रहे। उन्होंने कहा कि कुमार की टैक्सी जल स्रोत के पास वैशाली हिल पर लावारिस हालत में मिली थी और इसके इलाके में कई तलाशी की गई और पीड़िता का शव भी वहीं पर नीचे मिला था। आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार। ऑफिशियल तौर पर स्प्रिंग मौसम शुरू होने के बाद BC भर में कई बेयर्स हाइबरनेशन से जाग रहे हैं और भोजन की तलाश कर रहे हैं। नॉर्थ शो ब्लैक बेयर सोसाइटी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होली राइजना ने अनुसार बेरीज की कमी के कारण कई भालू खाने के लिए घर में या घर की ओर जा रहे हैं। वो कहती है कि घास में बहुत सारा कैल्शियम होता है और उसे पाचन शक्ति में मदद करती है, इसलिए वे अक्सर हाईवेज के किनारे चोट के निशान देखते हैं। राइजना का कहना है कि मेट्रो वैंकूवर के आसपास भालू देखना असामान्य नहीं है। हालांकि झगड़े से बचने के लिए वे लोगों को अपनी आवाज़ का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। 6 मार्च लोटो 649 गोल्ड बॉल जैकपॉट के सभी 10 अंकों को मिलाने के बाद रिचमंड का एक व्यक्ति ने $58 मिलियन जीत लिया है। हाओ पिंग चंग ने playnow.com पर विनिंग टिकट खरीदा था। BCLC का कहना है कि वह आदमी बड़े जैकपॉट से अपनी किस्मत पर परखने का फैसला किया था। इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने गुरुवार को घोषणा की है कि पहली बार जब कनाडा फॉल में इमिग्रेशन लेवल निर्धारित करेगा तो वह देश में आने वाले न्यू टेम्पररी रेसिडेंट्स की संख्या पर स्टॉप लगाएगा। यह घोषणा हाल के महीने में हुआ जब पॉपुलेशन ग्रोथ पर लगाम लगाने के लिए मिलर द्वारा उठाए गए कदमों की श्रृंखला में एक है। फेडरल सरकार की योजना अगले 3 वर्षों में टेम्पररी रेसिडेंट्स की संख्या को वर्तमान 6.2% से घटाकर जनसंख्या को 5% करने की है। पहले टारगेट सितंबर में निर्धारित किया जाएगा। कनाडा में हर साल आने वाले टेम्पररी रेसिडेंट्स की संख्या तेज़ वृद्धि से देखी गई है। मिलर ने पिछले दिनों में कहा था कि देश टेम्पररी वर्कर्स के आदी हो गया है। 2023 की थर्ड कोटा के दौरान कनाडा की पॉपुलेशन 430,000 से अधिक की वृद्धि हुई है, जो 1957 के बाद किसी भी कोटा में पॉपुलेशन ग्रोथ का सबसे तेज़ गति था। उस वृद्धि में लगभग 3/4 नॉन परमानेंट रेसिडेंट्स द्वारा संचालित था। मिलर ने इस वर्ष की शुरुआत में ही नए इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा की संख्या में 1/3 से अधिक की कटौती की है। आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस विक प्रसाद के संग अब कुछ खेलकूद की जगत से जानकारी। 48 फिजी बीटा मारिस सेवन्स में आर्मी और DXC बार्बरियंस के बीच में फाइनल हुआ। सेमीफाइनल में आर्मी ने डोमिनियन ब्रदर्स को 24-0 से पराजित किया। बार्बरियंस ने न्यूजीलैंड सेवन्स को 10-0 से पराजित किया। फीफा फ्रेंडली मैच के दौरान फिजी ने सोलमन्स को 2-0 से बीट किया।
हाफ टाइम के अंतर्गत फ़िजी की जीत 1-0 से हो रही थी। पहले गोल फ़िजी की ओर से मोहम्मद रहीम ने 44 मिनट में बनाया और 64 मिनट में कैप्टन रॉय कृष्णा ने दूसरा गोल बनाते हुए फ़िजी को 2-0 से जिता दिया। पहले मैच में फ़िजी की हार 2-1 से हुआ था। वैनकूवर कैनक्स की ओर देखते हैं तो मंगलवार को वैनकूवर कैनक्स ने बफलो सेब्रेस को 3-2 से पराजित किया। बृहस्पतिवार को कैनक्स ने मॉन्ट्रियल कैनेडियंस को 4-1 से पराजित किया और शनिवार को जो खेल हुआ उसमें वैनकूवर कैनक्स ने कैलगरी को 4-1 से पराजित किया। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई समाचार है, न्यूज़ है, आप शेयर करना चाहते हैं तो आप विक प्रसाद जी के कॉल्स कर सकते हैं at 604-306-6647 या आप हमारे कॉल कर सकते हैं at 604-537-5123। अब हम आपको लेके चलते हैं सरी फूड बैंक की ओर। अब आप देख सकते हैं सरी फूड बैंक। चलो उनके हम कुछ बात करते हैं। Hello and welcome to Asian Pulse. Yes, today's on Asian Pulse, we have brought two very special guests in our studios to talk about food insecurities. As we all know, this is the holiday season. Everybody has, or most people that can afford it, has plenty to eat, share with their family and friends. But there are also people, they say 1 out of 5 kids go to school hungry. So that speaks volume. So we're going to be talking about why is it so important around this time or any other time of the year to make a donation to your charity. And this charity that we are talking about is SETI Food Bank, because they have so many people, and half or 40% of their people that use the food bank are children as well or babies. So here we are here to put the pledge out to you. So we'll open up your wallet and donate to SETI Food Bank. And with me is Vijay Naidu. He's the communication officer. I have seen him. He's a wonderful, wonderful person. And we have a new executive officer who is Mahmoud Zafar. And he just got into this job. And if you go around there at the food bank, you always see him. Or if you want to talk to him, want to make a donation, he will always be there to receive your money. So welcome, gentlemen. Thank you very Thank you, much. Kamila. Thank you for having us. On Asian Pulse. Thank you. So I want you to talk about what your food needs are. How long have you been with SETI Food Bank? So I've been with the food bank since September of last year, so almost over a year now. And the food that we need is basically like canned food, so all the non-perishable food items, because the shelf life is longer. So please donate. Like the need that right now we have is canned goods. So it could be in the form of vegetables, fruits, meat, and also pasta, pasta sauce. And when it comes to baby food, so we require like baby formula, and right now we have a shortage of baby formula. Yeah. So we are dealing with that because they have a plant in California that got shut down, and because of that we are seeing an adverse effect of that. So right now we don't even have, we have the funds to buy it, but we don't, there is no formula to buy it. So there's this particular brand called Good Start that we buy, and we give it from Nestle. So we are really short of that. So right now we don't have any formula, so we're giving milk and eggs instead of that. Oh. Yeah, and also we have, we need baby cereals, diapers, and also for seniors we take Boost, because that's a really essential food for seniors, and also adult diapers as well. That's what we take as well. Yeah. So I will put you on the spot. So who are your users? Who come to the food bank? So lately the demographics of our clients are changing very fastly. Now the majority of people who are coming to us are like refugees, new immigrants. Then we have Canadians who are coming to the food bank for the first time. Then we have clients coming back to us. So we have people who used to come to food bank in 2008. They are now coming back, which is a very sad thing for us. And majority of our clients
are the families who have kids. Almost out of 100% clients we serve, 40% are kids. That's a huge number. That's it's a huge number. Yeah, yeah. So these people that use your food bank, are these people don't have a job? Are they not working? They lost the job? What's happening with them that they are not able to support the family? So obviously, if somebody has no job, they will eventually come to the food bank. But now we are getting people who are doing jobs. They are at their jobs, but they are after paying their rent, they are not left with enough income or funds to buy food. Okay. And then we also have people. I would like to actually say this because I'm getting a lot of questions that sometimes people say that food banks are serving people who come in big cars or they live in big houses. So let me tell you, coming to the food bank is a very difficult thing. Majority of the clients who come to food bank, they come after they have expired all their resources and all their resorts. So we are like a lender to the last resort. We are the last line where they come. And to be really honest, nobody wants to go there, stand up in the lineup. Yes. You know, I mean, I go and stand in the lineup with my clients, with my women, and it's a huge lineup on Thursdays, every second Thursdays that so nobody wants to do that. So it's not a prestige or ego or you want to stay in the lineup to receive the food. It is when you don't have nothing to eat. And some people have one job, two jobs, three jobs. Yeah. And these are the people that use the food bank because they don't have enough to feed their family. And look at the cost of the groceries as well, right? So it's not, we are not living in the same society 10 years ago. Everything has changed after pandemic. So when you want to put that out, where do you get the donation from? Who donates? That's a good question. But before that, I wanted to raise something. Like, there is a stigma behind, like, when people come to the food bank, right? That, what would people say, what would people think, like, when I go to the food bank? So that happens a lot. So that's why we reached out and we did a survey. And what we found was only 13% of the population in Surrey knows about the Surrey Food Bank and what Surrey Food Bank actually does. So we want to create that awareness among people, saying that it's okay. If you need help, just come talk to us. Yeah, So we want to break that barrier. Yeah. So that's what we want to do. And also, as you were saying, like some people are doing 3 or 4 jobs and still they can't make ends meet, right? Because when I do the registration or when I do the update of clients, they show us their bank statement, right? 3 months bank balance. And what we see, the money is coming in. So this is one particular client, like he does like 3 or 4 different jobs, like, food deliveries. Like he works for Lyft, he works for Uber Eats, he does DoorDash, and still it's not enough. So it's really hard, like, heart-wrenching to see what's happening there. So He drives Tesla as well. yeah, and he drives Tesla as well. Yeah, just to save, that fuel cost. No, when I come, like I normally at the bank around 7 o'clock. And there are people in the line. And they come in the line like as early as 6 or 5 o'clock sometimes because they want to take food and then they have job as well. So it's very tough coming to the food bank. And I like to see it as an opportunity to say that and request that everyone should come and see us or volunteer with us. Yes. So they see by themselves that what kind of people we are serving, how we are serving, and what kind of a amazing job our volunteers and our employees are doing. And there are some challenges as well, because especially people who are coming to the food bank for the first time, they have some, I would say they don't at ease. And we are facing issues where clients are not very respectful to our volunteers and employees. So it never was before, but now people are under. Getting I understand that aggressive, these guys are under pressure, and
it's a trauma coming to a food bank. Some. Yeah. And who is the donor? I was gonna ask. Yeah, so that's a good question. So, as people think, like when they see Surrey Food Bank, people think that we are associated with the government, but we don't get any core government funding. But we do get funding indirectly through the government. So we come under like Food Banks BC and Food Banks Canada. So they govern all the food banks, and they get the funding from the government, and then they have these grants where we can apply, and then but end of the day there's like 106 food banks in British Columbia alone. So applying for the grant is like competing, and then it's really hard to get those grants, as you know. But majority of our donations come from the community. So mostly from corporate banks, Elements Casino, things like that, and also from like individuals, like any like. But I think you also get food from Costco and also we do. Food. We get food from we do get from like Superstore, Costco, Walmart, and all that. So they have that bins outside supermarkets, right? Where people can donate. So we have drivers who go in like every maybe 3 times a week, and they go and pick up all those food as well. And also there are like some companies reach out to us saying that they have surplus donation, and we go and pick it up as well. And right now, November and December is the biggest period where we get a lot of donations from schools. So they do this lot of food drives for us. In the schools. In the schools. So we get like tons and tons of food from there as well. And they are canned food. And they're basically all non-perishable. Canned food. There's something happening this time that school kids normally used to bring us food. Now what they are doing, as they know that there are a lot of people coming at the food bank, so these kids are donating us funds as well. So they'll come up with a $173 check, $623 check, and some change. So it's really heartwarming to see, and it's gives me a lot of hope that our children listen and they understand that message. That's amazing. That's amazing. And also, if you are unable to donate the canned food or whatever, you can always give the money. Because $1 buys $3 worth of food for the food bank. That's correct, because first it gives us flexibility to use those funds where we need the most. Secondly, as a non-profit, we get 50% sales tax exemption, and then we get better prices. You get discounts because you're feeding this many people in a month. How many people do you feed in a month? So right now we're feeding over 17,000 clients every month. This funding is important for us because people at community donate us to buy food. So we also need funds to upgrade our system, to buy new machines. So when we get money from Food Bank BC, we have some flexibility to use those funds to upgrade our systems. So I would like to thank you everyone for their support, and I hope that you are going to continue supporting us for the foreseeable future. Thank you both for coming in. Merry Christmas and Happy Holidays. Happy New Year to both of you. And really, I hope, my dream is, and maybe theirs too, that one day they don't have a job, that there is no need for the food bank, and they can be living with the family and all that. But we are not there yet. There are so many more and more people are in the lineup to receive food for themselves and their children. So it's so important to give around this time of the year. And like you say, if you want to make a donation end of the year and claim that in your income tax, this is another good time to do that as well. Thank you, sir. Thank you so much for the amazing work that you guys do. When I go there, you never feel, oh, they are there, you are there. Everybody is the same, regardless. Whether it's you are homeless, whether you live in $1 million home, it doesn't matter. When you go to the food bank, you are treated equally the same. So please make a generous donation and keep giving to the Surrey Food Bank. And thank you, Surrey Food Bank. हमारे पास कुछ public service announcements. Please have your pen and papers ready. PIC's Gala and Fundraiser is taking place on April the 12th at 6 p.m. at Fraser View Banquet Hall in Vancouver. The keynote speaker will be Premier David Eby and ex-Premier of BC, Glenn Clark,
All proceeds from this event will go towards the Guru Nanak Diversity Village. For tickets and more information, please call PIX at 604-596-7722. Fiji in Focus and Bula Beats TV, in partnership with Angel Music Productions, are hosting a fundraising event to raise funds for the Surrey Food Bank. This is taking place on April the 13th at 6 p.m. at Taj Park Convention Centre in Surrey. Keynote speaker will be Brenda Locke, the Mayor of Surrey. Tickets are only $50 per person, and a table of 8 will be $360. For tickets and more information, please call Camilla Singh at 604-537-5123 or Sarah Sharma at 604-992-7253, Mike Singh at 604-818-9405, or myself at 604-760-1489 or Vic Prasad at 604-306-6647. VBD is doing a Safety Seniors Forum on scam prevention for seniors at Ross Street, Gurdwara on April the 7th at noon until 4 p.m. This is a free event. Please come out and bring your parents to hear from Vancouver Police Scam Prevention Team. For more information, please email rita.raj@vpd.ca or julie.gilmore@vpd.ca. If you are celebrating your loved one's birthday, you can send all the information with their photos to fijianfocus21@gmail.com. अब समय हो गया है हमारे जाने के और आपके और हमारे मुलाकात फिर होगी next week. Keep watching Fiji in Focus हर मंगलवार Tuesday at 10 p.m. and Thursdays at 2:30 p.m. and हर रविवार Sundays at 4 p.m. and Alberta में at 5 p.m. Sponsorship के लिए please call कीजिए Camilla को at 604-537-5123 या आप हमसे भी कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर क्रेडिट्स में दिया गया है। अपने और अपने फैमिली के ख्याल रखना। मैं हूँ आपके होस्ट जॉशी रेड्डी। चलते चलते एक छोटा सा थॉट हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। Never blame anyone in your life. Good people give you happiness. Bad people give you experience. Worst people give you a lesson. Best people give you memories. Author unknown. फिर मिलेंगे, तब तक के लिए take care. Thank you for spending part of your day with us. Happy Holi. And if you would like to attend a Holi festival, there's one taking place on Saturday from 10 until 3 p.m. at Gita Gyan Mandir in Surrey. We will be there and would love to see you too. Namaste and Vinaka.